Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Hopefully, all of you will be fine and enjoying well. This is Muhammad Saklan, your English instructor, and you people are watching my YouTube channel DK Whiteboard. Today, we are going to solve exercise of unit number 4 with the title Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh. English 7th class. So let's start our today's topic, that is exercise. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन, जिसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनके हमने जवाबात लिखने हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी। टेक्स्ट ट्रांसलेशन के अंदर आपने सुना होगा, देखा होगा कि प्रोपोनेंट किसे कहते हैं। प्रोपोनेंट कहते हैं एक ऐसा आदमी जो किसी तहरीक को चलाता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोपोनेंट, मीन मुहर्रिक। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के अंदर कौन सा आदमी था जो इस तहरीक को चला रहा था? तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय टू नेशन थ्योरी। ठीक है, दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है? टू नेशन theory refers to Hindu and Muslim in India were two different communities with different religion, custom, civilization and tradition that could not coexist within a single state. ठीक है, टू नेशन से मुराद क्या है? अगर लफ्जी मतलब इसका देखा जाए तो इससे मुराद ये है, टू यानी कि दो, और नेशन से मुराद दो कौमें। ठीक है, यानी कि दो मुख्तलिफ कौमें जिनका मजहब, जिनका कस्टम यानी कि रिवायात, जिनका सिविलाइजेशन, तहजीब, तमद्दन, ठीक है, रस्म और रिवाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो वो कभी भी, क्योंकि उनका मजहब भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था, उनका रहन सहन, ठीक है, उनका रस्म और रिवाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ रीमैरी, रीमर्ज नहीं हो सकते थे। ठीक है, कभी भी वो मिल नहीं सकते थे। तो इस आइडियोलॉजी को, इस नज़रिए को क्या कहते हैं? टू नेशन थ्योरी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज नेहरू रिपोर्ट रिजेक्टेड बाय मुस्लिम। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि नेहरू रिपोर्ट दरअसल एक रिपोर्ट थी, ठीक है, जो पंडित लाल नेहरू ने तैयार की थी। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। कमेटी वाज सेट अप अंडर पंडित लाल नेहरू, दैट कमेटी प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट विच इज़ नॉन एज नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को मुसलमानों ने, स्पेशली क़ायद-ए-आज़म ने क्यों रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करके इसके बदले में 14 नुकात पेश किए गए। उसकी वजह ये है कि ये जो रिपोर्ट थी ये सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करती थी, ना कि मुसलमानों को। ठीक है, ये सिर्फ उनको ही सपोर्ट करती थी, हिंदुओं को सपोर्ट करती थी, मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए मुसलमानों ने और मुसलमानों के जो रहनुमा थे उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, और इसके बदले में, इसके रिएक्शन में क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 14 नुकात पेश किए। बिकॉज दिस रिपोर्ट इज ओनली सपोर्टिंग द हिंदू इंस्टेड ऑफ बोथ। ये सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करती थी, ना कि दोनों को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड क़ायद-ए-आज़म आस्क द मुस्लिम टू रिजॉल्व देयर डिफरेंस। कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को उनके अंदर जो तज़ाद था, उनके अंदर जो इख्तलाफ थे, डिफरेंस था, उनको ख़त्म करने के लिए क्यों कहा? He convinced the Muslim to resolve their differences to create a common bound mean relationship with the Muslim League। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक वर्ल्ड वाइड टूर किया, ठीक है, यानी कि एक
पूरे मुल्क का टूर किया, जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान थे उनके पास गए और उनको इस बात पर कायल किया, कन्विंस किया कि आप मुस्लिम लीग का साथ दें, ठीक है, मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो जाएं ताकि आप एक अलहदा रियासत, एक अलहदा मुल्क के लिए आवाज़ उठा सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ 1937, ठीक है। द इलेक्शन रिजल्ट प्रूव दैट इट वाज द ओनली ऑल इंडिया पार्टी फॉर द मुस्लिम विच हैव वन 108 सीट्स आउट ऑफ 485 इन वेरियस लेजिस्लेचर, ठीक है। इस इलेक्शन ने ये साबित किया कि सिर्फ ये पार्टी है मुसलमानों के लिए जिसने 485 में से 108 सीट जो हैं वो हासिल की हैं, जीती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान ऑन इंडिया पॉलिटिक्स, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड का असर इंडिया पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा। The demand for Pakistan in 1940 had a tremendous mean हैबतनाक impact असर on the nature bad course of Indian politics, ठीक है, यानी कि इसका असर इंडिया पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा पड़ा। फर्स्ट इट शैटर द हिंदूज ड्रीम एंड आल्सो क्रिएट अ इस्लामिक स्टेट, पहले नंबर पर इसने क्या किया, हिंदुओं के जो ड्रीम थे, ठीक है, हिंदूज एम्पायर के जो ड्रीम थे उसको शैटर किया, उनको तबाह बर्बाद किया, उनको पारा पारा कर दिया, एंड आल्सो क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट, और इस्लामी रियासत कायम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाई वाज द ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया कंसीडर्ड एन इरा ऑफ इस्लामिक रेनेसां, ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश अंग्रेज़ वापस चले गए तो उस दौर को इस्लामिक रेनेसां यानी कि इस्लामी तब्दीली क्यों कहा जाता है, या उस दौर को इस्लामिक रेनेसां यानी कि इस्लामी तब्दीली क्यों कहा जाता है। बिकॉज बोथ हिंदूज एंड ब्रिटिश वर इक्वली हॉस्टाइल टू द मुस्लिम फॉर सेपरेट होमलैंड, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हिंदू और ब्रिटिश दोनों मुसलमानों का जो ख्याल था, उनका जो नज़रिया था अलहदा वतन हासिल करने के लिए, इसके खिलाफ थे। एंड आल्सो ऑन द एग्जिट ऑफ ब्रिटिश हिंदूज एम्पायर वांटेड टू रूल ओवर इंडिया, और इसके अलावा जो हिंदू एम्पायर थे, ठीक है, जो शहनशाह थे हिंदुओं के, वो चाहते थे कि जब ब्रिटिश वापस चले जाएंगे तो हम इंडिया पर हुकूमत करेंगे, ठीक है। इंडिया से मुराद यानी कि मुसलमानों पर भी और हिंदुओं पर भी, दोनों नेशन पर, दोनों कौमों पर हम हुकूमत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ इफेक्टिव द रोल ऑफ कैद आज़म इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि कैद आज़म ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या किरदार अदा किया। इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिना प्लेड अ वाइटल रोल, ठीक है, इन द फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी, ठीक है, कि कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी बनाने में तकलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद दीना डिवोटेड हिमसेल्फ टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम ऑन वन प्लेटफॉर्म, और कैद आज़म ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए भी बातचीत की उस कमेटी के अंदर, ठीक है, यानी कि कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए वहाँ पर मुसलमानों के लिए एडवोकेट किया, मुसलमानों को वहाँ पर एडवोकेट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मैनी सीट्स डिड द मुस्लिम लीग विन इन द इलेक्शन ऑफ 1937, ठीक है, तो 108 आउट ऑफ 485, ठीक है, यानी कि 485 में से 108 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग ने जीती थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बिलो एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग।
प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट किसे कहते हैं, यानी कि मुहर्रिक को, सपोर्टर को। पैक्ट, पैक्ट किसे कहते हैं, मुआहदा को, ठीक है, मिसाक को, एग्रीमेंट को। एस्पायरेशन किसे कहते हैं, डिज़ायर को, ख्वाहिश को। वाइटल यानी कि ज़रूरी, तकलीदी, एसेंशियल। एम्बार्क मीन कोई नया काम शुरू करना, कोई डिफ़िकल्ट काम शुरू करना, यानी कि बिगन, शुरू करना। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो मीन ऐलान करना, अनाउंसमेंट करना। उसके बाद डोमिनेंट, डोमिनेंट मीन प्रिसाइडिंग, मुखालिफ, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद शैटर मीन स्मैश, पारा पारा करना। रेनासा मीन रीबर्थ या रिवाइवल, री अवेकनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। उसके बाद हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, बिटर। इनवाइटेबल मीन अनअवॉइडेबल। उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर को देखेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है कि आर्टिकल आ, एन एंड द आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, ठीक है, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। द इज यूज्ड टू मार्क अ कॉमन नाउन एज डेफिनाइट, ठीक है। द हम कब इस्तेमाल करते हैं, कॉमन नाउन से पहले। एंड आ एंड एन डू नॉट मेक अ नाउन डेफिनाइट, ठीक है। और आ एंड एन जो है वो किसी भी नाउन को डेफिनाइट नहीं बनाते। आ एंड यूज्ड फॉर अ नाउन बिगिनिंग विद अ नॉन वावल साउंड एंड एन बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद द वावल साउंड, ठीक है। आ हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जो नाउन शुरू होता है नॉन वावल साउंड के साथ, ठीक है। यानी कि वावल हमारे पास कितने हैं, 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन 5 के अलावा जो भी लफ्ज़ उसकी जो साउंड होगी वो यानी कि वावल के अलावा जितने भी अल्फाज हैं उनमें से कोई भी नाउन शुरू होगा उनकी साउंड वावल के अलावा प्रोड्यूस होगी, तो उनके साथ हम आ यूज़ करते हैं। और वो अल्फाज जो शुरू होते हैं वावल साउंड के साथ उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखेंगे वी लिव इन अ सेम स्ट्रीट, आई लाइक टू ईट एन एप्पल अ डे, ठीक है। आई हैव गॉट एन आइडिया। उसके बाद स्पेनिश लैंग्वेज इज रिलेटेड टू लैटिन। क़ायद आज़म वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वी मस्ट put corruption down with an iron hand. The Muslim League represented the Muslim of common India. The Jinnah played an important role in the creation of Pakistan. In the early days of his politics, he was a champion of Hindu-Muslim unity. He had a great love for nature. His brother is an engineer by profession. ठीक है, ये थे हमारे पास आर्टिकल। उसके बाद यूज़, क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड। वैसे एडजेक्टिव की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की खसूसियात को बयान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की कुछ टाइप बयान की गई हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, सम एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर नाउन, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले इस्तेमाल हों उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या फिर वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अनटायरिंग एफर्ट्स, तो यहाँ पर एफर्ट्स यहाँ पर नाउन है, कोशिश इसका मतलब है, और अनटायरिंग मीन अनथक, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव नाउन से पहले इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद क़ायद आज़म वाज सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क़ायद आज़म क्या है, ये क्या है, नाउन है, तो ये कहाँ पर इस्तेमाल, इसके बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, सक्सेसफुल मीन कामयाब, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो नाउन के बाद हो इस्तेमाल उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
और जो नाउन से पहले हो उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड write attributive or predicative adjective against the sentence in the space. For example, they should live as a separate nation. सेपरेट क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, तो ये नाउन से पहले यानी कि नेशन से पहले इस्तेमाल किया गया, इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद डिड यू हैव अ नाइस ट्रिप, तो यहाँ पर नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये ट्रिप से पहले इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द एरोप्लेन, तो यहाँ पर हैप्पी चिल्ड्रन के बाद इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये प्रेडिकेटिव है। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है दे बिलोंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर डिफरेंट और सिविलाइजेशन नाउन है और डिफरेंट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद दे वर हैंग्री एंड टायर्ड आफ्टर जर्नी, तो ये क्या है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, दे से बाद इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, हैंग्री एंड टायर्ड, तो लिहाजा ये प्रेडिकेटिव है। उसके बाद कांग्रेस एग्री टू सेपरेट इलेक्शन, अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, दोनों कांग्रेस नाउन है, इसके बाद एग्रीड इस्तेमाल किया, एग्रीड लिहाजा ये कौन सा है, ये प्रेडिकेटिव है। उसके बाद इलेक्ट्रोएट से पहले सेपरेट इस्तेमाल किया गया, ये लिहाजा ये कौन सा है, एट्रीब्यूटिव है, ठीक है। उसके बाद जेवेरिया इज माई इल्डेस्ट डॉटर, तो यहाँ पर इल्डेस्ट डाटर, तो डाटर से पहले इल्डेस्ट एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये पहले इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद माई पेरेंट्स वर ग्लैड टू नो दैट आई गॉट द स्कॉलरशिप, तो ये माई पेरेंट्स के बाद इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये कौन सा है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद शी केम फर्स्ट इन द कंपटीशन, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा है, प्रेडिकेटिव, क्योंकि ये शी के बाद इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 9th नंबर पर है हमारे पास द चिल्ड्रन वर स्लीप अपस्टेयर्स, ठीक है, अपस्टेयर मीन यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर, स्लीप सो रहे हैं, स्लीप क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है, तो ये कौन सा है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी कि अपस्टेयर से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल, नाउन से पहले हुआ है इस्तेमाल। उसके बाद ही एम्बार्क्ड अपॉन कंट्री वाइड टूर्स, तो यहाँ पर कंट्री वाइड क्या है हमारे पास, ये एडजेक्टिव है, टूर्स नाउन है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब। We often convert noun and verb to adjective by using the following endings or suffix. Example, able when added to comfort make the adjective comfortable, ठीक है। हम कुछ अल्फाज के एंड पर जब हम कुछ लेटर लगा देते हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, किससे, नाउन से वर्ब से, ठीक है। नाउन और वर्ब से हम जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उनके साथ या फिर सुफिक्स इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके एंड पर क्या करते हैं, कुछ लेटर इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से हैं लेटर हमारे पास, फुल है, लेस है, ओ यू एस है, अस, एट, इश, ली, इफ, आठ और इवन टेबल एंड एबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमने क्या करना है, एडजेक्टिव उनके बनाने हैं, ठीक है। ये नाउन और वर्ब हैं, कुछ दी गई हैं, तो इनके हमने क्या करने हैं, एडजेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर हेल्प देखें, ये क्या है, ये वर्ब है, तो हेल्पलेस, अब ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। चाइल्ड क्या है, ये नाउन है, तो चाइल्डिश ये एडजेक्टिव है। पेन पेनफुल, फूल फूलिश, अट्रैक्ट अट्रैक्टिव, रेसिस्ट रेजिस्टेंट, ऑयल ऑयली, होप होपलेस, डेंजर डेंजियस, स्पॉयल स्पॉइल, डिफर डिफरेंट, डस्ट डस्टिव, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल, सक्सेस और सक्सेसफुल, ठीक है।
तो ये हमने क्या बनाए हैं, एडजेक्टिव बनाया फ्रॉम नाउन एंड वर्ब्स। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, एडजेक्टिवल phrases. Adjectival phrases does the same job as an adjective. It describe a noun. Example with gray hair. ठीक है, in a sentence a man with gray hair watch the match is an adjective. ठीक है, तो अंडरलाइन द एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से हमने ढूंढना है कि कौन से एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं। द मैन एट द बुक स्टोर सेड दैट इट वाज गोइंग टू रेन। तो यहाँ पर मैन एट द बुक स्टोर ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद एवरीवन वाज एक्सट्रीमली डिलाइटेड when the winner was announced, तो extremely delighted। उसके बाद lion in the cage, ये क्या है, adjectival phrase है। roared at the child। उसके बाद long and spotted snake hissed loudly। अच्छा, फ्रेज क्या होता है ये देख लें, यानी कि फ्रेज ऐसे सेंटेंस का पार्ट होता है जो मीनिंगलेस होता है, यानी कि जो मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा होता, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और क्लास यानी कि मीनिंग फुल पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो फ्रेज से मुराद यहाँ पर ये है सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जो मीनिंगलेस हो, और दूसरे नंबर पर एडजेक्टिवल फ्रेज से मुराद ये है यानी कि ऐसा फ्रेज जो किसी खसूसियात को बयान कर रहा हो, किसी वर्ड की खसूसियात को बयान कर रहा हो। अब देखें लॉन्ग एंड स्पॉटेड स्नेक, ठीक है, तो लॉन्ग एंड स्पॉटेड ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड स्नेक यानी कि स्नेक की खसूसियात को बयान कर रहा है। तो ये टोटल क्या बन गया, एक फ्रेज है, ठीक है, और ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद डिमांड फॉर पाकिस्तान हैड अ ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो आई थिंक ट्रिमेंडियस इम्पैक्ट ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद है द मैन इन ब्लू जैकेट रोट अ लेटर। मैन इन ब्लू जैकेट ये क्या है, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कि यूज द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेजेस इन सेंटेंस। हमारे पास कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनसे हमने सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है वेरी स्लीपी। बीइंग वेरी स्लीपी ही इज अनएबल टू डू हिज वर्क। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोने की वजह से, वेरी स्लीपी इसकी वजह से वो क्या हुआ, ही इज अनएबल टू डू हिज वर्क, वो अपना काम करने से कासिर है। टायर्ड एंड हैंग्री, दे वर टायर्ड एंड हैंग्री आफ्टर द जर्नी, यानी कि वो सफ़र के बाद वो थके हुए और भूखे महसूस कर रहे हैं। बीमिंग विद जॉय, खुशी से चमकना। आफ्टर विनिंग कंपटीशन ही इज बीमिंग विद जॉय, यानी कि मैच जीतने के बाद वो खुशी से चमक रहा है। बीम मीन चमकना होता है। सनी एंड ब्राइट, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड द वेदर आउटसाइड वाज सनी एंड ब्राइट, यानी कि बारिश खत्म होने के बाद बाहर का मौसम सनी एंड ब्राइट है। ठीक है, उसके बाद इक्वली हॉस्टाइल। हॉस्टाइल किसे कहते हैं, एनिमी को कहते हैं। बोथ वर इक्वली हॉस्टाइल टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग मनी अमंग द नीडी। उसके बाद अनाइंगली लाउड, ठीक है, यानी कि गुस्से से। अनाइंगली मीन तंग करना, और लाउडली यानी कि ऐसी बुलंद आवाज़ जो किसी को तंग करती है, किसी के लिए हार्मफुल होती है। द म्यूजिक फ्रॉम नेक्स्ट डोर वाज अनाइंगली लाउड। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एक्सरसाइज थी। ठीक है, 4th यूनिट इंग्लिश 7th क्लास की, जिसको हमने डिस्कस किया, जिसको हमने सॉल्व किया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेइंग हीड टू माय वर्ड्स। अल्लाह हाफिज़।